चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिस्कस करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? देखो, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। समझ गए? बस याद रखना इसमें हमारा चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट कंडीशन में। समझ आ गया? ठीक है। तो अब क्योंकि मैं बार बार चार्ज बोल रही हूँ, चलो बताओ चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? कुछ तो बताओ। 10th क्लास में ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए? आप लोगों को 10th क्लास की चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे। बताओ चार्ज क्या होता है? मेरे हाथ में ये पेन है, क्या इस पे कोई चार्ज है? नहीं ना, ये भी क्या है? न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? एटम से। और एटम क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्या बात है, क्योंकि उनके पास कोई चार्ज नहीं है इसलिए वो न्यूट्रल है। एटम न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन लिख ली? इससे पहले चार्ज की कंडीशंस लिख ली थी, वो कंडीशन लिख लेना। जब चार्ज जीरो रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ फील्ड जनरेट करेगा, और जब वो एक्सेलरेट करेगा तो ईएम वेव जनरेट करेगा। तब उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन भी लिख लेना, हालांकि आती नहीं है बट लिख लेना। अब हम डिस्कस करते हैं चार्ज के बारे में। ये भी न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर उतने ही इसके पास प्रोटॉन है। तो क्या ये अभी मुझे छूने पर कोई फोर्स फील करा रहा है? नहीं, कोई फोर्स फील नहीं करा रहा। लेकिन किसी भी तरीके से अगर मैंने इसे चार्ज दे दिया तो इसे टच करने पर क्या कोई फोर्स लगने लगेगा? लगेगा। एक और एग्जांपल देते हैं रियल लाइफ वाला जो बचपन में हम लोग करते थे। वो स्केल होता था ना प्लास्टिक वाला, उसे ऐसे हेयर से रब करो तो पेपर, अगर आप सिंपल स्केल लो बिना रबिंग किए, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े रख दो तो क्या अट्रैक्शन होगा? लेकिन जब आप उसे हेयर से रब कर देते हो तब वो पेपर को क्या करने लगता है? अट्रैक्ट। आपने रब करने से क्या किया? उस स्केल को चार्ज कर दिया। अब चार्ज कैसे किया वो अभी हम पढ़ेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ेंगे, बट अभी मैं चार्ज समझाना चाहती हूँ होता क्या है। स्केल पे चार्ज वो अभी पढ़ेंगे, प्लास्टिक पे कौन सा चार्ज आता है, ग्लास पे कौन सा चार्ज आता है, वो मेथड ऑफ चार्जिंग में डिस्कस करेंगे। अभी मैं समझाना चाहती हूँ व्हाट इज चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन अभी हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो जब मैंने स्केल को रब किया तो उस पर चार्ज आ गया, फिर उसने पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ऐसे बैलून्स होते हैं ना, अगर सिंपल बैलून को वॉल पे लगाएं तो वो चिपकते नहीं हैं, लेकिन अगर आप बैलून को रब कर दो तो वो वॉल पे चिपक जाते हैं। तो यानी कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने पर वो फोर्स लगाना शुरू कर देता है, सही है ना। वो क्या स्टार्ट कर देता है? फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देता है। अच्छा, आप लोगों को पता है 10th क्लास की ये बात, जब दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं। यानी कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप्ड हो जाए तो या तो वो अट्रैक्शन फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं या फिर वो रिपल्शन फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, और यही चार्ज की डेफिनेशन भी है। हमारा जो चार्ज होता है ना वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। डेफिनेशन, अब चार्ज क्या होगा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये न्यूट्रल है ना, अभी इसके चारों तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे इसके पास चार्ज आएगा ये दूसरी बॉडीज को क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट करने लगेगा या फिर रिपल करने लगेगा। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ? केमिस्ट्री में पढ़ी थी ना इंट्रिंसिक। एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक, तो होती क्या है? क्या बात है, थर्मोडायनामिक्स का कुछ भी याद है? वो तो मैं छोड़ दिया था। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी पे काम करती हैं, ठीक है ना। अब माइक्रो और मैक्रो तो पता है ना, ठीक है। चलो, तो हमारी चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है
एसोसिएटेड विद मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। हमारा जो चार्ज होता है ना वो हमेशा कहाँ पर क्रिएट होगा, जहाँ पर मास होगा। अगर कोई मटेरियल बॉडी है ना उसी को आप चार्ज दे सकते हो, ठीक है। अगर कोई मटेरियल बॉडी नहीं है, व्हाट यू मीन अबाउट मटेरियल बॉडी, जिनके अंदर मास होता है, तो जिसके अंदर मास है ना मैं सिर्फ वही चार्ज क्रिएट कर सकती हूँ। और इसका रीज़न मैं जस्ट अभी दूंगी। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारा एटम होता है ना, एटम क्या होता है, न्यूट्रल, सही कह रही हूँ ना। अब आप लोग इसे न्यूट्रल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक उतने ही, तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही क्या होता है। अब मैं सोडियम की बात करती हूँ। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कैसे लिखते हो, 2,8,1। अभी अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। पहले सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11। कितने प्रोटॉन्स हैं, 11। लेकिन अगर मैं बात करूँ Na पॉजिटिव की, Na पॉजिटिव कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, निकाल दिया, तो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन में थोड़ी चेंज हुआ है ना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो अभी उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक प्रोटॉन ज़्यादा हुआ ना, तो अब इसके पास कौन सा चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप समझ रहे हो चार्ज कैसे डेवलप्ड हो रहा है, कैसे, इलेक्ट्रॉन को निकालने से या इलेक्ट्रॉन को लेने से। अब इलेक्ट्रॉन किस में मिलते हैं, एटम में, और एटम तो एक मटेरियल बॉडी है ना, एटम का एक मास होता है। तो आप चार्ज सिर्फ वहीं पर क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर मास होगा। समझ गए ना मेरी बात। तो जब भी हम चार्ज की डेफिनेशन लिखेंगे ना तो ये वर्ड होना ज़रूरी है, एसोसिएटेड विद मैटर। समझ गए ना। अब अगर उस बॉडी पे चार्ज आ गया तो फिर वो क्या करेगा, प्रोड्यूस कर सकता है या वो फील करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को। समझ गए ना मेरी बात। प्रोड्यूस कैसे करेगा, इसके ऊपर चार्ज आ गया तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने कहा था ना चार्ज रेस्ट पे है, तो क्या उसके चारों तरफ क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं इसे मूव कराने लगूंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, तो इसीलिए प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड या फील भी कर सकता है। मान लो इस रूम में मैंने पहले मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा था, इधर नॉर्थ पोल था इधर साउथ पोल था, तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैंने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रख दिया तो उस पर एक फोर्स लगने लगेगा, तो अब ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। समझ गए मेरी बात। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो हमेशा मैटर से एसोसिएट होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई कहे कि तुम कैसे कह सकते हो कि मास होता है, तो आप कहोगे कि चार्ज सिर्फ तभी डेवलप्ड होगा जब मास होगा, तो दैट मीन्स मास होता है। समझ गए ना मेरी बात। अगर कोई मुझसे कहे मास का प्रूफ दो, तो मैं कहूँगी कि चार्ज सिर्फ तभी डेवलप्ड हो सकता है जब उस बॉडी के अंदर क्या हो, मास। तो यही सबसे बेस्ट प्रूफ है। अगर मास नहीं होगा ना तो मैं चार्ज क्रिएट नहीं कर सकती। मैं एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने 11वीं की केमिस्ट्री में फोटॉन्स पढ़े थे, क्या थे, क्या थे, एनर्जी के पैकेट्स, जिसकी एनर्जी की तुम लोग कितना लिखते थे, E=h/μ, है ना। फोटोन क्या थे, बंडल्स या पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मैं इस पर कभी चार्ज नहीं क्रिएट कर सकती। फोटोन के अंदर कभी चार्ज ही नहीं होता क्योंकि उनके अंदर मास ही नहीं होता। समझ गए ना मेरी बात। तो मेरे पास चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मैटर से एसोसिएट करती है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होगा या एक्सपीरियंस होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। डन, क्लियर हो गया क्या, समझ आ गया। चलो अब एक बार देख लेते हैं। हालांकि आप लोगों को पता है कि टाइप्स कितने हैं चार्ज के, 2 टाइप्स, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। अब वो हमें कैसे पता चला था उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एक बेसिक सी चीज़ पढ़ लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज कब आता है और पॉजिटिव चार्ज कब आता है। पॉजिटिव चार्ज के बारे में तो मैंने अभी डिस्कस किया था, एग्जाम्पल लिया था सोडियम। हम लोगों ने देखा था न्यूट्रल स्टेट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11, प्रोटॉन्स भी कितने थे। लेकिन जब आपने Na पॉजिटिव किया, कैसे किया था Na पॉजिटिव, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए थे, 10, और प्रोटॉन्स टोटल कितने थे, 11। तो प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं हुआ बट इलेक्ट्रॉन में चेंज हो गया था। तो अभी प्रोटॉन ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप्ड होता है,
जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, है ना, लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। अब एक बात कर लेते हैं क्लोरीन की। किसकी बात करते हैं? क्लोरीन न्यूट्रल स्टेट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17। प्रोटॉन भी कितने होते हैं? सही है ना। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो इट्स 2,8,7। ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, ऐसे तो लिखूँगी क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम Cl नेगेटिव। क्यों, आप समझो। पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 ही प्रोटॉन थे, तो ये न्यूट्रल होगा ना, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल। लेकिन अब क्या हुआ, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हो गए और प्रोटॉन कितने हो गए? तो अब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना प्रोटॉन के कंपेयर में, तो अब इस पर कौन सा चार्ज डेवलप्ड हो गया? तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो कौन सा चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा तो कौन सा चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा? समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज क्रिएट हो गया, पहले बॉडी न्यूट्रल थी, अब मैंने उस बॉडी पर चार्ज डेवलप्ड कर दिया, तो उसके मास में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? एक बॉडी न्यूट्रल थी, अब हमने उस बॉडी पर चार्ज डेवलप्ड कर दिया, तो अब उसके मास में कोई चेंज आएगा या चेंज नहीं आएगा? नहीं आएगा? आएगा? कितना चेंज आना चाहिए? मान लो कि उस बॉडी के पास 2 नेगेटिव चार्ज है, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, है ना। अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो इलेक्ट्रॉन के मास के जितना उसमें मास डिक्रीज हो जाएगा। मैंने कहा 2 नेगेटिव चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे, तो उसके मास में क्या हो जाएगा? डिक्रीमेंट। कितना? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का मास गया ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर मास घट जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो अब क्या हो जाएगा? उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। कितना? जितना इलेक्ट्रॉन का मास होगा। हालांकि हम इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट, मतलब हम उसको नहीं, वो कहते हैं ना, हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेबल है, तो मास में जो चेंज आएगा वो नेग्लेबल होगा, पर चेंज होगा। समझ गए? अगर क्वेश्चन आएगा तो हम बोलेंगे यस। अब देख लेना, पॉजिटिव होगा तो आप बोल देना मास डिक्रीज होगा, ये होगा तो आप बोल देना मास इंक्रीज होगा, बट ये जो चेंजेस होंगे वो नेग्लेबल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो बहुत 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 कम होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? एक बार इसे नोट कर लेना। हट जाओ, दिख रहा है या? मैम ने बोला कि ET1 में 4 चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, उसके अलावा 1-2 और है। तुम्हारा उसका 4 चैप्टर मतलब तुम्हारा 1 चैप्टर, तुम्हारा 1 चैप्टर उसके 4 चैप्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अप्रैल में, मई में होंगे ना यूटी, तो अप्रैल के एंड में होंगे ना, इसीलिए मैंने चलो हो गया नोट। हाँ, इससे आप लोगों को याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, हटा दूँ? कल से इसको, हाँ लग रहा है मुझे बीच में बात करनी बंद करनी पड़ेगी। बोर्ड के लिए मैंने सर को बोला तो था कि इसमें प्रॉब्लम है, बुला लो एक बारी।
ओके चलो स्टार्ट कर लें। टाइप्स ऑफ चार्ज, अब कितने टाइप के चार्ज हो गए? 2 टाइप के। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत है क्या? और यहीं से हम लोगों ने अपने मास को भी डिस्कस कर लिया कि अगर किसी बॉडी पर चार्जेस आएंगे तो उसके मास में भी चेंज होगा। डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। देखो हम लोग सिर्फ एकेडमी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को 100% कोई ना कोई तो एग्ज़ाम देना ही होगा। तो जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं या जो भी इम्पॉर्टेंट नोट हैं वो मैं साथ साथ समझा रही हूँ, तो ये साथ साथ नोट भी आप लोग स्पेशली लर्न कर लेना, ठीक है? हाँ जी। जो Na पॉजिटिव होएगा, अगर उसका मास डिक्रीज होगा, हाँ पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो मास डिक्रीज होगा। कब होएगा उसका मास डिक्रीज? जब उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन के मास जितना उसका मास कम हो जाएगा। डन। ये भी लिखना है। मैं नोट पहले समझा दूँ। चार्ज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनके अंदर जो चार्ज है वो आपको पता है ना। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? नेगेटिव, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर पॉजिटिव सेम इतना ही अमाउंट है, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो जो मेरे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो इनका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, वो उनकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है। समझ गए ना? जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ना वो बाई नेचर है, भगवान ने क्रिएट की है, ठीक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन बाकी की बॉडीज़ पर जो हम चार्ज क्रिएट करते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या एक्सेस अमाउंट की वजह से होती है। वाइल चार्ज ऑन बॉडी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड दी बॉडी। समझ गए ना मेरी बात? अगर बॉडीज़ पर लाइक इस पेन पे मुझे चार्ज देना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा है या कम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज है ना वो उनका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर हो गया ना? ये नोट हमेशा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो इनका इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो किसी चीज़ की वजह से इफेक्ट नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज को चेंज नहीं कर सकते, प्रोटॉन के चार्ज को चेंज, हाँ, पर आप किसी भी बॉडी के चार्ज को चेंज कर सकते हो। मैं इसके चार्ज को बढ़ा सकती हूँ, घटा सकती हूँ, तो ये मैं चेंज कर सकती हूँ, बट मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को कभी चेंज नहीं कर पाऊंगी। समझ गए ना? वो फिक्स्ड क्वांटिटी है, दैट इज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। डन। आगे बढ़े। डन। कोई नहीं, नोट कर लो। फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही होते हैं, है ना? तुम लोगों की तो केमिस्ट्री भी खराब ही लग रही है, कुछ ज़्यादा ही, मतलब वो उससे भी ज़्यादा ही खराब लग रही है। खराब तो है ही। चलिए करें। चलो, प्रॉपर्टीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है? आधी प्रॉपर्टीज़ आपको ऑलरेडी आती है और आधी मुझे समझानी है। तो मैम मैं सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें एनिमेशन नहीं आ रहा है। हाँ। चलो, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको आती हैं, कुछ मुझे बतानी है। आप लोगों की बुक में बेसिकली 3 ही प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है? मैं चार्ज से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ, सारे पॉइंट्स, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज़ रह गई, चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। इस कूलम स्टैंडर्ड क्वांटिटी है? जल्दी बताओ, आप लोगों की टोटल कितनी यूनिट्स होती थी? यूनिट कितने टाइप्स की थी? स्टैंडर्ड यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट, है ना?
तो कूलम स्टैंडर्ड यूनिट थी क्या? नहीं थी। स्टैंडर्ड यूनिट में कौन आता था? एम्पियर। तो आप लोगों को करंट का फॉर्मूला पता है ना, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन, तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू करंट की यूनिट एम्पियर, टाइम की यूनिट, और फिर हमने एम्पियर और सेकंड को कूलम बोला था, ठीक है ना। तो चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है एंड कूलम किसकी इक्वल होगा? एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। कूलम इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, इट्स ड्राइव्ड यूनिट। अगर आप लोग इसकी डायमेंशन बताओगे तो डायमेंशन क्या होगा? Q का एम्पियर को, करंट को कैपिटल A से और टाइम को किससे दिखाते हैं? T से। तो आपके चार्ज का डायमेंशन कितना हो जाएगा? 80, ठीक है ना। आप लोगों ने लेंथ L से दिखाया था, मास को कैपिटल M से दिखाया था, टाइम को कैपिटल T से दिखाया था, करंट को कैपिटल A से दिखाता है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? करंट इंटू टाइम, करंट का कैपिटल है, टाइम का कैपिटल T। क्लियर हो गया ना? ये क्यू वो है ना, चार्ज की तो डायमेंशन की बात करें ना हम लोग, ठीक है ना। तो नोट करके लिख लेना, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड 1 कूलम इज इक्वल्स टू एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। ज़रूर याद रखेंगे कि कूलम इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, इज ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। और इसका डायमेंशन भी लिख लेना। हो गया? जब नोट हो जाएगा तो बता देना। हो गया? चलो, हाँ जी बच्चों, तुम्हारी बुक में टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, बट चार्ज के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं वो सारी डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट और रॉन्ग? चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, like charge repel each other and unlike charge attract each other। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, ये प्रॉपर्टीज लिख लेना, ठीक है। पता है ये जो चार्ज वाला एक्सपेरिमेंट है वो हम लोगों को ऐसे समझ आया था कि हम लोगों ने ना ऐसे 2 बॉल ली थी, एक बॉल दूसरी बॉल, ये न्यूट्रल था तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहली बॉल को पॉजिटिव चार्ज दिया और दूसरी बॉल को भी कौन सा चार्ज दिया? पॉजिटिव। तो ये जो धागे थे ना ये फ्रीली थी, तो ये इस तरह से दूर चले गए। अब दूर कब जाएंगे? जब इनके अंदर क्या होगा? रिपल्शन होगा। फिर हमने इन बॉल को ना नेगेटिव चार्ज दिया, तब भी ये दोनों बॉल अपने आप दूर चली गई। तो फिर हमें पता चला जब 2 सेम चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, क्योंकि आपके जो थ्रेड थे उन पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था ना। अब वो दूर जा रही हैं तो सीधी सी बात है उनमें एक फोर्स डेवलप्ड हुआ होगा जो रिपल्शन होगा, दैट्स वाई वो दूर गए। अब एक बॉल को हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज डेवलप करा दिया और एक पे नेगेटिव, तो अगर इसे पॉजिटिव दिया इसे नेगेटिव दिया तो फिर ये इस तरह से हो गए, यानी कि अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट, तभी ये एक दूसरे के पास आए। कोई तो फोर्स होगा ना इन्हें जो दूर ले जा रहा है या पास ला रहा है, एंड दूर जाने वाला रिपल्शन फोर्स होगा, पास लाने वाला अट्रैक्शन फोर्स होगा। चलो थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं? कोई रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट बता सकते हो? कुछ भी जो तुम लोग देखते हो कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। करंट जा रहा है ना। करंट कब जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना। जब फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे होता है ना, बैटरी लेते हैं ना, आप लोगों ने 10th क्लास में इस तरह से कोई डायग्राम ड्रॉ करना सीखा होगा। आप कहते हो कि ऐसे करंट जा रही है ना, फिर आप कहते हो कि नेगेटिव टर्मिनल में करंट वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो कहाँ पर जाते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। तो चार्ज मूव कर रहा है ना। एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। हाँ, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। मान लो ये ए बॉल है और मान लो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। मान लो ये बी बॉल है और मान लो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मेरा कहने का मतलब इस पर 10 नेगेटिव चार्ज है और मेरा कहने का मतलब है इसके पास 20 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को तार से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक कंडक्टिंग वायर लिया और इन दोनों को टच कर दिया।
तो टच करने से क्या होगा, 20 से 10 में के 15 पे आ जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना और यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाने लगेंगे, कम इलेक्ट्रॉन की तरफ। और कब तक जाएंगे, जब तक कि दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर, यही कहता है ना हमारा नेचर, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ ट्रांसफ़र करना शुरू कर दो कोई भी चीज़ को। एग्जाम्पल, 2 बाल्टियाँ लो, एक बाल्टी में भरा हुआ भर दो एकदम पानी, एक बाल्टी है इसको पूरे ऊपर तक भर दो, ये एक और बाल्टी है और इसको इतना ही पानी भरो, दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दो, यहाँ से वाटर फ्लो करेगा यहाँ तक, कब तक, जब तक कि दोनों का वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए। ऐसे हमने 11th में टेम्परेचर पढ़ा था, हायर बॉडी से टेम्परेचर लोअर बॉडी की तरफ जा रहा था, जब तक दोनों में जब तक दोनों में क्या नहीं बराबर हो गया था, टेम्परेचर। ऐसे ही यहाँ पर भी है, अगर 2 बॉडीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करा दिया जाए, फिजिकली कनेक्ट करा दिया जाए, फिजिकल कनेक्ट है ना ये, आप ऐसा भी कर सकते थे कि ए बॉल और बी बॉल को टच करा दो, तब भी सेम प्रोसेस होगा। अगर इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे कम इलेक्ट्रॉन वाले की तरफ, और कब तक जाएंगे, जब तक कि दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए। तो 10 + 20 30, और 30 का हाफ करके दोनों को दे दो, तो इधर भी 15 इलेक्ट्रॉन्स और इधर भी 15 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद चार्ज का मोशन रुक जाएगा। एक और एग्जांपल ले, अब तुम लोग मुझे बताना, ये एक ए बॉडी है, इसको मैंने +30 कूलम चार्ज दिया, ये एक बी बॉडी है, इसको मैंने -50 कूलम चार्ज दिया। अब मैंने इन दोनों को फिजिकली कनेक्ट कर दिया, टच करा दिया, क्या होगा, इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, इन्हें टच करा के दूर रखने पे। ए बी ये दोनों थे 30 50, मैंने टच कराया, वापस उठा के रख दिया, तो ए पे कितना चार्ज होगा, राइट। पहले टोटल चार्ज निकालूंगी, मेरा जो नेट चार्ज होगा वो कितना है, -50 + 30, इट बिकम -20 कूलम। अब दोनों को आधा आधा बांटना है, तो उसमें कितना चार्ज आ जाएगा, -10 कूलम, और उसके पास भी कितना आ जाएगा, -10 कूलम। तो चार्ज क्या, बी से ए पे जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स बी से ए की तरफ आ रहे हैं, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन्स बी से ए की तरफ जा रहे हैं, और तब तक जब तक दोनों के पास इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं हो गए। तो मतलब चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, और हमेशा हायर इलेक्ट्रॉन से लोअर इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे जब तक इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो जाते। समझ आ गई ना मेरी बात, कोई दिक्कत है? तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चलो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ये तो तुम्हें हमेशा के लिए याद रखना है। कोई भी मटेरियल बॉडी पर ही मैं चार्ज क्रिएट कर सकती हूँ, समझ गए? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फोटोन। फोटोन क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स, सही है ना, जिसकी एनर्जी कितनी थी, hν, तो वो एक एनर्जी का पैकेट है, उसके अंदर कोई मास नहीं था, तो आप फोटोन पे चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते। समझ गए ना मेरी बात? बस ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, इसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। वैसे मैं बता सकती हूँ, मटेरियल बॉडी है, एटम से मिलकर बनी होगी, तो इसी के पास तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इसी के पास प्रोटॉन होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती है, ये गेन कर सकती है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से ही तो चार्ज डेवलप्ड हो रहा है, तो ट्रांसफ़र करने के लिए मटेरियल बॉडी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ एटम होना चाहिए ना, एटम ही तो इलेक्ट्रॉन लेगा, एटम ही इलेक्ट्रॉन देगा, और एटम से मटेरियल बॉडी क्रिएट होती है। तो इसीलिए चार्ज हमेशा किससे एसोसिएट होता है, मास से। तो जिसके पास मास नहीं है उसके पास चार्ज नहीं होगा, समझ गए? तो ये नेसेसरी कंडीशन है ना कि चार्ज मटेरियल बॉडी पे ही क्रिएट होगा, तो चार्ज मास पे डिपेंड करता है, सही कह रही हूँ ना? पर मास चार्ज से इंडिपेंडेंट है ना, मास का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते कि मास तभी डेवलप्ड होगा जब उस पर चार्ज होना चाहिए, नहीं, मास का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, पर चार्ज सिर्फ तभी डेवलप्ड होगा जब क्या क्रिएट हो जाएगा, जब उस बॉडी का मास होगा। अब यहाँ पर एक बार मैं मास और चार्ज के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ।
आप कह सकते हो कि हम लोग एक तरीके से डिफरेंस कर लेते हैं मास और चार्ज के बीच में। पहला पॉइंट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, बट मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत है? सेकेंड पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ये एक बार किसी कंपटीशन में पूछा गया था, उसके बाद आज तक पूछा नहीं गया, पर तुम्हें पता होना चाहिए ये बात। ये मान लो ऐसे अज्यूम कर लो, इसका मास 50 ग्राम है। कितना है? 50 ग्राम। अब ये रेस्ट पे है, कैसे? अब मैं इसे मूव कराना शुरू कर दूँ, बहुत तेज़ स्पीड दे दी, मान लो मैंने इसे स्पीड दे दी है 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हालांकि पॉसिबल तो नहीं है, पर मान लो कि मैंने इसका जो स्पीड है वो कितना जनरेट कर दिया, 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या इसका मास चेंज होगा? ये आप लोगों ने गलत पढ़ा है। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि मास कभी चेंज नहीं होता है ना। आप लोगों ने 11th में पढ़ा था मास कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, क्योंकि आप लोग 11th क्लास में काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे। सही कह रही हूँ ना? काइनेमेटिक्स अर्थ पे हो रहा था ना, गाड़ी चल रही है, गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो, रोटेशन में भी अर्थ पे ही सब करा रहे थे ना। तो हमारी अर्थ पे स्पीड कितनी होती है? इतनी थोड़ी होती है। आपकी अर्थ पे स्पीड बहुत 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 कम होती है लाइट की स्पीड के कंपेयर में। तो अगर किसी बॉडी का स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो हमें लगता है उसका मास चेंज नहीं हो रहा। लेकिन रियल में स्पीड के साथ साथ मास चेंज होता है। अब देखो रियल में मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास का फॉर्मूला होता है m0। व्हाट इज m0? रेस्ट कंडीशन पे जो मास है, जैसे मैंने इसका 50 ग्राम बोला ना, रेस्ट कंडीशन पे, तो m0 अपॉन में √1 - v² अपॉन c²। अभी एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोग कह रहे थे कि स्पीड बहुत कम है अर्थ पे। हाँ, m0 डिवाइडेड बाई √1 - v² अपॉन c²। अब ध्यान से सुनो, अर्थ पे स्पीड बहुत कम होती है ना, बहुत कम को बहुत ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू नेग्लेबल हो जाएगी, तो √1 ही तो बचेगा, तो मास में कोई चेंज नहीं हो रहा था। इसलिए 11th में आप कह रहे थे मास कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। समझ गए ना मेरी बात? लेकिन मैं कहूँ स्पीड बहुत ज़्यादा कर दूँ तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। समझ गए ना मेरी बात? वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपका जो मास होता है ना, वो स्पीड के साथ चेंज होता है, मास कांस्टेंट नहीं होता। समझ गए ना मेरी बात? हमारा किसी भी बॉडी की जो मास होती है वो स्पीड पे डिपेंड करती है। जैसे स्पीड इंक्रीज होगी उसका मास चेंज हो जाएगा। लेकिन चार्ज का ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज कांस्टेंट है, चाहे स्पीड कितनी ज़्यादा हो, चाहे स्पीड कितनी हो। समझ गए? चार्ज चेंज नहीं होता है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो स्पीड से रिलेट नहीं करती है। यहाँ तक बात समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? तो आज हम लोगों ने 4th प्रॉपर्टी तक कर लिया, अब 5th प्रॉपर्टी कल कराऊंगी। ठीक है? आज जो पढ़ाया वो सब क्लियर? अभी तक कोई भी दिक्कत? पक्का? मेरे पास जो भी PDF है वो मैं भेज दूंगी ग्रुप में, तो जो छूट गया एक बार उसे नोट कर लेना। क्लियर हो गया? डन। कल ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जब सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी ना तो लॉजिक क्वेश्चंस उससे रिलेटेड फिर करेंगे। ठीक है? चलो, हमने फ्रेंड्स ये पढ़ा था ना, 2 डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को और 2 सेम चार्ज एक दूसरे को, 2 डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और 2 सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलो, क्वेश्चन है 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर ऑफ एग्जैक्टली इक्वल मास आर टेकन। ठीक है? 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है। आइडेंटिकल मतलब सेम, मतलब 2 एज्यूम कर लो आयरन बॉल्स हैं, दोनों का मास इक्वल है। ठीक है? 1 इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज Q। अब मैंने एक बॉल को पॉजिटिव Q चार्ज दे दिया, दूसरी बॉल को मैंने सेम चार्ज बट नेगेटिव दे दिया, तो क्या उनका मास इक्वल होगा चार्ज होने के बाद? हमने अभी तक जितनी भी क्लासेस में पढ़ा उसके बाद नहीं होगा। हम लोग कह रहे हैं कि मेरे पास एज्यूम करो एक बॉल A है और मैं बोल रही हूँ एक बॉल मेरे पास कौन सी है? B बॉल है। ठीक है? मैंने इसको पॉजिटिव Q चार्ज दिया और इसको मैंने कौन सा चार्ज दिया?
पॉजिटिव चार्ज कब आता है? अलग होगा। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो इसका मास कम हो जाएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तो इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर इंक्रीज हो गया होगा। तो दोनों का मास सेम नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछे किसका मास ज़्यादा होगा, तो बी का मास ज़्यादा होगा, ए का मास कम होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए ना, तो इसका मास डिक्रीज होगा। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसका मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक लॉजिक को क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट है, बस मुझे यहाँ पे क्वेश्चन से लॉजिक क्लियर करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड रिपल आ सस्पेंडेड बॉडी। मेरे पास है ना, एज्यूम करो कि एक ग्लास की रॉड थी और उसको मैंने कौन सा चार्ज दिया हुआ है? अब मैंने ना यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट फ्रीली लगा रखा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको मैंने धागे से बांध के लटका दिया, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक ऑब्जेक्ट है। कैन बी कंक्लूडेड दैट द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और मैं कह रही हूँ ये रिपल कर रहा है। इस रॉड को मैं इसके पास लेकर आई तो उनके बीच में रिपल्शन होना शुरू हो रहा है। क्या होना शुरू हो रहा है? तो क्या आप कह सकते हो कि आप श्योर हो कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज ही होगा? बताओ सर जी। मैम ये भी हो सकता है कि साइड पॉजिटिव और साइड नेगेटिव। गलत। यस, अगर इधर पॉजिटिव है तो 100% इधर पॉजिटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जब सेम चार्ज होते हैं ना, ओनली सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो अगर इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस बॉडी पर भी 100% पॉजिटिव चार्ज ही होगा अगर इनके बीच में रिपल्शन है। अगर मैं ये बोल दूं कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अभी मैं अपने क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ, मैं बोल देती हूँ कि मेरे पास जो रॉड है ना उसके पास मैं बोल रही हूँ नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? और यहाँ पर एक बॉडी है और अब भी उनके बीच में रिपल्शन ही हो रहा है, तो अब 100% इस पर कौन सा चार्ज होगा? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं बोल रही हूँ कि अगर किन्हीं दो बॉडीज़ के बीच में रिपल्शन है, क्या है दो बॉडीज़ के बीच में, तो 100% उनके पास कैसा चार्ज होगा? सेम चार्ज होगा। और इस चीज़ की हम लोगों के पास 100% श्योरिटी होती है कि अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं ना, तो 100% दोनों के पास कौन सा चार्ज होगा? सेम। इस पे पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होगा। लेकिन अब मैं तुम लोगों से ऐसे कह रही हूँ, फैन से वॉइस बहुत ज़्यादा आएगी। चलो, अब मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे पास एक रॉड है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कौन सा चार्ज है? और अब मैं बोल रही हूँ कि अब मैंने ऑब्जेक्ट लिया और अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। तो अब आप लोग बताओ इस पर कौन सा चार्ज होगा? पक्का? अर्नव अब बताओ। मैं बोल रही हूँ कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये एक बॉडी है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो इस बॉडी के पास कौन सा चार्ज होगा? अब हम श्योर नहीं हैं। अगर किन्हीं दो बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्शन होने लगे ना, और मैं बोलूँ उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास कौन सा चार्ज होगा, तब आप श्योर नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और मे बी ये न्यूट्रल हो, क्योंकि जब किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप्ड होता है तो वो न्यूट्रल बॉडी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नहीं, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता ना और मैं बोलती ये एक बॉडी है, इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसके बीच में चार्ज बताओ, तो आप बोलोगे नहीं पता। इसके पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और ये बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है। अब ध्यान से सुनो, अगर इस बॉडी पर कोई भी चार्ज डेवलप्ड हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो चाहे नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो, और मैं बोल रही हूँ ये इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन ऑपोजिट चार्ज में होता है, साथ में अट्रैक्शन न्यूट्रल बॉडी पर भी होता है, क्योंकि जो हमारी चार्ज बॉडी होती है ना, वो न्यूट्रल बॉडी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। समझ गए मेरी बात?
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो उस पर चार्ज बताओ, तो आप बोलोगे कि हम चार्ज नहीं बता सकते, वी आर नॉट श्योर, मे बी इट बी न्यूट्रल और मे बी ऑपोजिट चार्ज। अगर इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, अगर इस पर नेगेटिव है तो इधर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो अगर मुझे किसी बॉडी पर टेस्ट करना है कि इस पर कौन सा चार्ज है, तो मैं अट्रैक्शन वाला टेस्ट तो नहीं यूज़ कर सकती। समझ गए ना मेरी बात? अट्रैक्शन वाला जो टेस्ट है वो 100% श्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास 50-50% का चार्ज हो गया ना। अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इधर मेरे पास 50-50% का चांस है ना, तो हम लोग अट्रैक्शन का टेस्ट यूज़ नहीं करते किसी भी बॉडी पर टेस्ट को चेक करने के लिए, चार्ज को टेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रिपल्शन हो रहा है, तब तुम 100% श्योर हो कि अगर पहली बॉडी पे पॉजिटिव है तो दूसरी बॉडी पे भी पॉजिटिव होगा, पहली बॉडी पे नेगेटिव है तो दूसरी पे भी 100% नेगेटिव होगा। तो अगर आपको किसी बॉडी पर टेस्ट करना है कि कौन सा चार्ज है, तो आप रिपल्शन वाला टेस्ट यूज़ करोगे, अट्रैक्शन वाला नहीं करोगे। समझ आ गई मेरी बात? इस बात को कभी मत भूलना कि अट्रैक्शन न्यूट्रल बॉडी में भी हो सकता है। न्यूट्रल बॉडी हमेशा किसी भी चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट होती है। क्लियर हो गया? समझ आ गया क्वेश्चन? आप इसे नोट करके लिख लेना ये क्वेश्चन, ठीक है ना? वैसे तो मैं PDF भेज दूंगी इस क्वेश्चन के, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, और इसके नोट्स की PDF भेज दूंगी, उसमें लिखा हुआ है, बट फिर भी एक शॉर्ट नोट में लिख लेना। लिखवा दूँ क्या? लिखो, रिपल्शन टेस्ट। लिख लिया? अगर लिख लिया है तो ठीक है, आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम लोगों को कुछ बात समझ आ गई होगी, अट्रैक्शन रिपल्शन कब होता है कब नहीं होता है। अब मेरे पास क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। दो बॉडी है, एक बॉडी के पास चार्ज Q1 है, एक बॉडी के पास चार्ज Q2 है, ठीक है ना? ईच रिपल, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। तो ये कब करेंगे? ये मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन होगा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपल करें। Q1 Q2 लेस देन 0, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 इज इक्वल्स टू 0, कैन नॉट बी फाइंड। हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते। ऑप्शन सी गलत। मैंने आप लोगों से बोला कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, राइट? आप लोग मुझे बताओ रिपल्शन कब होगा? रिपल्शन हो रहा है, ए और बी दोनों हो सकता है। रिपल्शन कब होगा बताओ ना? जब सेम चार्ज। तो रिपल्शन होता है जब सेम चार्ज होंगे, राइट? कैसे चार्ज होने चाहिए? यानी कि अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 भी कितना होना चाहिए? सही कह रही हूँ क्या गलत कह रही हूँ? या फिर अगर Q1 नेगेटिव है तो Q2 भी क्या होना चाहिए? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे मल्टीप्लाई करना है। अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करूँगी तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी ना? पॉजिटिव वैल्यू मतलब ग्रेटर देन, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से बढ़ा जा रहा है। अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मिलता है? पॉजिटिव ही मिलता है ना? मान लो, लेट एज्यूम कर लो ये -2 कूलम है, मान लो ये -3 कूलम है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना मिलेगा? सही है ना? इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी आ रही है, तो दोनों ही केस में ग्रेटर देन है, तो फिर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। अच्छा मैं उल्टा कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ उनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, तब कौन सा ऑप्शन होगा? फिर होगा ए। अट्रैक्शन कब होता है? अट्रैक्शन कब होता है? एक कौन सा हो? पॉजिटिव, और एक कौन सा हो? तो पॉजिटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा? तो लेस देन 0। अब मान लो अभी मैंने बोला था ना एक पॉजिटिव चार्ज है वो किसी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट भी तो कर सकता है, और नेगेटिव चार्ज भी किसी न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकता है? इनकी मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? पॉजिटिव। इनकी मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो ये तो नेगेटिव भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है, तो अभी क्या होना चाहिए? पता ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना मेरी बात? क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलो हटा दूँ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। क्वांटिनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी को समझने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ समझाती हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, ये मान लो मेरे पास एक बॉल है। अभी ये ए बॉल है और अभी ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, सही है ना। अभी इसके पास नेट चार्ज कितना है? 0। बोल रही हूँ नेट चार्ज है। अब मैं बोल रही हूँ मुझे इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड कराना है। क्या डेवलप कराना है? कैसे करूँ? इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, है ना। अगर मुझे इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड कराना है तो मुझसे इससे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अगर मैंने इस पे से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर कितना चार्ज डेवलप्ड होगा? एक इलेक्ट्रॉन के जितना ना, प्लस चार्ज डेवलप्ड होगा। पर कितना? एक इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज डेवलप्ड होगा। यानी कि मैं इसे ऐसे लिख दूँ प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब मैं कह रही हूँ मान लो कि मैंने इसमें से 16 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए? 16 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। तो अब इसका चार्ज कितना होगा? 16 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और कौन सा चार्ज होगा? सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? सही है ना। तो अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग 16 की मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और आपको उस बॉडी पे चार्ज पता चल जाएगा, राइट। यानी किसी भी बॉडी पर जितना भी चार्ज होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल ही होने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप्ड होता है? जब मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालती रहती हूँ। तब ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप उसमें से आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दो? नहीं है ना पॉसिबल। या तो इलेक्ट्रॉन पूरा निकलेगा या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, सही बात है ना। इलेक्ट्रॉन को और छोटे हिस्से में तोड़ा नहीं जा सकता। तो मैं इस बॉडी में से या तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल पाऊंगी या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाऊंगी। सही कह रही हूँ ना? क्लियर हो रहा है ना। या तो मैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 3। मैं इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हूँ तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? 100 ही। मैं इसमें से 10 लाख इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो 10⁻6 ही। पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो कंप्लीट नंबर में ही निकलेंगे ना। तो उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। सिमिलरली अगर आप इस पर नेगेटिव चार्ज दोगे तो आप इस इलेक्ट्रॉन दोगे, सही कह रही हूँ ना। फिर भी तो आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हो, ऐसा थोड़ी आधा दे दो, 3/2 दे दो। नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलते भी कंप्लीट अमाउंट में है और इलेक्ट्रॉन लिए भी जाते कंप्लीट अमाउंट में। दैट मीन्स किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज आएगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का होल मल्टीपल होगा। समझ आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होगा। तो किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होगा वो होता है Ne। अब अगर इलेक्ट्रॉन आपने दिए हैं तो कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो कौन सा चार्ज हो जाएगा? तो इसलिए ये कहता है Q किसके बराबर होगा? किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा वो ±N ही होगा। और याद रखेंगे कि N हमेशा 1, 2, 3। क्या कहना चाह रही हूँ मैं? इलेक्ट्रॉन हमेशा एक कंप्लीट नंबर होगा। N कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता, N कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगा, ये कंप्लीटली लॉस होगा। समझ गए? अब यहाँ पर एक वर्ड है दैट इज क्वांटाइजेशन। मुझे पहले इस वर्ड का मतलब समझाना है, इसके लिए हम एक स्टोरी सुनते हैं तो ये बात हमेशा याद रहेगी। एक ना स्वीट सेलर है, ठीक है, उसकी दुकान पे बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ बिकती है। लाइक कोई आ रहा है उससे कह रहा है कि 10 किलो की मिठाई दे दो, कोई कह रहा है 15 किलो की मिठाई दे दो। अब सडनली एक बच्चा आता है और वो स्वीट सेलर से कह रहा है मुझे 500 ग्राम मिठाई दे दो। अब स्वीट सेलर बैठ के सोचेगा ना कि अभी इसके लिए मैं मिठाई उठाऊंगा, उसे तोलूंगा, पैक करूंगा, तो टाइम तो उतना ही जा रहा है जितना बाकियों के लिए जा रहा है, पर यहाँ पर मुझे प्रॉफिट बहुत कम होगा। तो उसने क्या सोचा कि मैं अब अपनी दुकान पर सिर्फ 5 किलो के ही डिब्बे रखूँगा। तो उसने अब डिब्बे जो बनवाए वो सिर्फ 5 kg के बनवाए। अब अगर कोई बंदा आके उससे कहता है कि मुझे 5 किलो की मिठाई दे दो, तो कहता है ठीक है मैं पैक कर दूंगा। कोई कहता है 25 किलो दे दो, तो वो कहता है ठीक है, क्योंकि वो 5 किलो के 5 डिब्बे पैक कर देगा। पर अगर कोई आके उससे ये कहे कि मुझे 7 किलो मिठाई दे दो, तो वो मना कर देगा।
वो कहेगा कि मैं आपको 5 किलो मिठाई दे सकता हूँ, 10 किलो दे सकता हूँ, 15 किलो दे सकता हूँ। दैट मीन्स मैं आपको जो मिठाई दे सकता हूँ सिर्फ 5 का मल्टीपल दे सकता हूँ। तो उसकी दुकान अब क्वांटिनाइज्ड हो गई। किससे क्वांटिनाइज्ड हुई? 5 के मल्टीपल से। तो क्वांटिनाइजेशन मतलब क्या होता है? किसी एक नंबर का मल्टीपल हो जाना। अब उसकी दुकान है ना, वो दुकान क्वांटिनाइज्ड हो गई। किससे क्वांटिनाइज्ड हुई? 5 के नंबर से क्वांटिनाइज्ड हुई। अब उसकी दुकान से जो भी मिठाई जाएगी वो 5 के मल्टीपल में जाएगी। समझ गए ना मेरी बात? क्वांटिनाइजेशन मतलब क्या होता है? किसी एक नंबर का मल्टीपल हो जाना। सेम किसी भी बॉडी पर चार्ज भी होता है। देखो, क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमारा चार्ज है ना वो क्वांटिनाइज्ड है, पर वो किसका क्वांटिनाइज्ड है? इलेक्ट्रॉन का। अब देखो, किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा किसके मल्टीपल होगा? इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होगा। समझ आ गया क्वांटिनाइजेशन मतलब क्या होता है? आप किसी भी बॉडी पर, इस यूनिवर्स में रखे किसी भी बॉडी पर जब आप नेट चार्ज निकालोगे तो उस बॉडी पर जो भी चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन का होल मल्टीपल आएगा। समझ गए ना मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? दैट इज क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द चार्ज कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है ना वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हो सकती हैं। ऐसा नहीं कुछ भी चार्ज हो सकता है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज नहीं है। और वो पॉसिबल वैल्यूज कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल। समझ गए? तो किसी भी बॉडी पर कौन कौन से चार्ज हो सकता है? या तो वो Q ओनली E होगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 होगा, या फिर वो कितना होगा? 2E होगा 3.2 × 10⁻⁻19, और इस तरह से कुछ भी आप निकाल सकते हो। समझ गए? किसी भी बॉडी पर क्या 1.8 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, दैट इज कि जो चार्ज होता है ना उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। ऐसा नहीं है चार्ज कुछ भी हो सकता है, और वो जो वैल्यूज होती है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होंगी बेसिक चार्ज के, एंड बेसिक चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। समझ गए मेरी बात? तो Q = NE। किसी भी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हमेशा मल्टीपल होगा। समझ गए? इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर्स में यहाँ पे बोल रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर्स में अवेलेबल होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 2.5 नहीं हो सकता, 2/3 नहीं हो सकता। समझ आ गई प्रॉपर्टी? अच्छे से क्लियर हो गई? अब पहले इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कर लें। प्लस माइनस, प्लस जब इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, नेगेटिव जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन है ना मेरे दिमाग में आ रहा है, वो 10th क्लास में भी था। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज? एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? किया था ये हमने 10th क्लास में। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम चार्ज के अंदर? मैं कह रही हूँ उस बॉडी के अंदर 1 कूलम चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज तो तभी डेवलप्ड हुआ होगा ना, कुछ इलेक्ट्रॉन लिए होंगे या दिए होंगे। इट्स डिपेंड। हाँ, वो कैसे निकाला? Q का फॉर्मूला Ne। चार्ज में कितना बोल रही हूँ? 1। N में पूछ रही हूँ, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, राइट? तो N कितना होगा? 1/1.6 × 10⁻⁻19 = N। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा ना, तो N कितना आएगा? 1/1.6 × 10⁻19। पॉइंट हटा के डेसिमल कट कर दे, इट बिकम 5/8। अब 8 को 5 से डिवाइड करके जल्दी बताना कितना आएगा? 0.625 × 10⁻19। तो N कितना आ जाएगा? 6.25 × 10⁻18। अभी मैं बोल रही थी N डेसिमल में नहीं आ सकता, पर मैंने तो डेसिमल में लिख दिया, तो क्या ये सही है या गलत है? मैंने बोला ना N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कभी डेसिमल में नहीं हो सकते। हाँ, तुम बोल रहे थे अर्णव, बताओ। राइट, अभी तो 10⁻18 है ना, राइट? तो 10⁻18 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 625 × 10⁻16, और 16 का मतलब समझ रहे हो, उसके पीछे 16 0 लगानी पड़ेगी। तो आप समझ रहे हो 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है? 1 कूलम इतना बड़ा चार्ज है कि किसी भी बॉडी पर 1 कूलम जनरेट करने के लिए 625
और पीछे 16 0 लगा दूँ, इतने इलेक्ट्रॉन या तो लेने पड़ेंगे या फिर इतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। दैट मीन्स एक कूलम अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज है, समझ गए? तो कूलम को आप छोटे यूनिट नहीं कंसीडर कर सकते। मैम ये इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा? नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो मुझे पता ही है, मैं पूछ रही हूँ। कि इतने इलेक्ट्रॉन चार्ज चाहिए एक कूलम चार्ज बनाने के लिए। तो एक ही तो बात है ना, एक कूलम चार्ज को क्रिएट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो मुझे पता ही है ना। मैं ये पूछ रही हूँ कि एक कूलम जनरेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है? तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, समझ गए? अच्छा, यहीं पर एक और क्वेश्चन भी आ सकता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बढ़ा है या एक कूलम चार्ज बढ़ा है? कौन सा बढ़ा है? एक कूलम। ऑब्वियसली एक कूलम को जनरेट करने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, तो सीधी सी बात है एक कूलम पर चार्ज बहुत बड़ा है कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? हटा दूँ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ए पीस ऑफ पॉलीथिन एक्वायर प्लस 10 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज। मैंने अभी तुम लोगों से बोला कि जो हमारा एक कूलम चार्ज है ना वो बहुत बड़ी यूनिट है, तो उसके स्मॉलर यूनिट क्या हो सकती है? या तो मिली कूलम हो सकती है, मिली कूलम में 10⁻³ होंगे, या फिर माइक्रो कूलम। माइक्रो में कितना होता है? 10⁻�6। ठीक है, एक कूलम। हाँ, ज़्यादातर यही है। नैनो आएगा तो नैनो में कितना होता है? 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, वैसे पीको भी होता है, पीको कूलम। जब पीको आएगा तो 10⁻12 कूलम। ठीक है, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। ठीक है, याद रख लेना, ये कन्वर्जन बहुत बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल्स करते हुए। ठीक है, जैसे ही नोट हो जाए बता देना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए पीस ऑफ पॉलीथिन एक्वायर प्लस 10 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज। एक पॉलीथीन थी, उसके पास प्लस 10 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। व्हाट इज द नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो मैं आपसे पूछ रही हूँ इस चार्ज को डेवलप्ड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रही हूँ, निकाल दो जल्दी से। प्रिंट समझ आया? मैंने कहा एक पॉलीथीन के पास इतना चार्ज है, तो इतने चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा? तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रही हूँ, सही है ना? कर दो जल्दी से। डाउट? ठीक है जी, बताओ कितना है? 625 चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन में क्यों बोला था 10 माइक्रो कूलम? माइक्रो को चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, मुझसे क्वेश्चन में n पूछा गया है। हमारे पास q का फॉर्मूला कितना होता है? q इज इक्वल्स टू NE। q है मेरे पास 10⁻⁵, राइट? 10⁻⁵। n मुझे निकालना है 1.6 इंटू 10⁻⁹। मैंने इसे सॉल्व कर लिया ना, +1 -6 n निकालना है, तो n कितना हो जाएगा? 10⁻⁵ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो n मेरे पास कितना आएगा? 10⁻⁹ -5 अपॉन 1.6, राइट? चलो 9 में से 5 माइनस करके बता दो। पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दूँ, ठीक है ना? ये कितना आएगा? 5, ये कितना आएगा? 8। तो n कितना आ जाएगा? 0.625 इंटू 10⁻⁴। तो n कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻⁻13। लेकिन उसमें लिखेंगे 625 नहीं, मैं बस स्टैंडर्डली एक डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाते हैं ना, वो मैं समझा रही थी तब, समझा रही थी। 10 की पावर पीछे 13 है, तो कॉमन सेंस ही डेसिमल में बचेगा ही नहीं। ठीक है, डेसिमल बस एक डिजिट के बाद लगाना होता है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 6.25 इंटू 10⁻⁻13।
डन, क्लियर हो गया। ये वैल्यू डेसिमल में नहीं है, आपको दिख रहा है उसके पीछे 13 zeros लगे हुए हैं। ठीक है, हटा दूँ, हटा दूँ। चलो अब इसी का एक और पार्ट है, जल्दी से मुझे आंसर देंगे। डज पॉलीथीन गेट इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन? उसने अपने अंदर +10 माइक्रोकूलम का चार्ज डेवलप किया है, तो उसके लिए उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा या गेन किया होगा? लॉस किया होगा। इज देयर आर ट्रांसफर ऑफ मास ऑल्सो? क्या मास में भी चेंज आया होगा? बिल्कुल आया होगा ना, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं तो मास डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? चलो आ गया ना क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी समझ में। क्वांटाइजेशन बहुत सीधी सी बात कहता है, Q = NE। किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा, और वो मल्टीपल इंटीग्रल होगा, इंटीजर्स मल्टीपल होगा। और क्योंकि किसी भी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल हो गया, दैट मीन्स क्वांटाइज्ड हो गया। डन। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे मैं बहुत आसानी से समझा सकती हूँ। समझो मेरी बात को, मेरे पास है ना ये एक A बॉडी है, ठीक है ना। पहले ना मैंने क्या किया, इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 10। तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा बताएगा कोई? 10E। कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि मैंने निकाले ना, सही है ना। अब मैं कह रही हूँ, फिर मेरे को एक बार और मन किया कि इसमें से और इलेक्ट्रॉन निकाल लेती हूँ, तो मैंने इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन फिर से और निकाल दिए। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन निकाले थे? 10। तो पहले इस पर 10 ही चार्ज हो गया। अब मैंने दूसरे प्रोसेस में फिर से 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अब इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? आप लोग ऐसे ही तो बोलोगे कि मैम पहले 10 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, अब फिर से 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अब इस पर 16E चार्ज हो गया पॉजिटिव। सही है, तो आपने ऐड कर दिया ना, दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप किसी भी बॉडी के नेट चार्ज को हमेशा ऐड कर सकते हो, है बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता एडिटिव प्रॉपर्टी ना हो। ठीक है, किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है ना, वो सारे चार्ज को जोड़कर निकाल सकते हैं। अब अगर आप क्या कर रहे हो, आपको ये प्लस माइनस का भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं बोल दूं कि अब मैंने सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? 3। तो अब दिया ना, तो अब इस पर कौन सा चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा? नेगेटिव। तो फिर मैं तुम लोगों से नेट चार्ज पूछूंगी, तो आप इसमें से -3 ही कर दोगे, ठीक है ना। तो अब आप लोग इस पर कितना बोलोगे? 13 ही। समझ गए? तो कहने का मतलब है किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है ना, वो उन सबको जोड़ के या घटा के निकाला जा सकता है। इट्स डिपेंड वो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। जो आपका चार्ज होता है ना, वो एडिटिव इन नेचर होता है। अगर आपके सिस्टम के पास n चार्ज है, Q1 Q2 अप टू ... Qn, तो उस पर जो नेट चार्ज है ना, वो आप उन सबको ऐड करके निकाल दोगे विद देयर साइन। ठीक है, साइन का ध्यान रखना, सारे चार्ज को ऐड करना है विद देयर साइन। जैसे अभी मैंने बोला कि पहला चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन था, दूसरा चार्ज 6 था और तीसरा चार्ज -3 था, तो मुझे तो ऐड ही करना था। तो पहले मैं 10 ही लूँगी, फिर मैं 6 ही लूँगी और मैं उसमें ऐड कर दूँगी -3E। समझ गए? तो विद देयर साइन ऐड कर रहा है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। दैट इज़ योर एडिटिव प्रॉपर्टी। समझ आ गया? ये 3 प्रॉपर्टीज़ को एकदम टिप्स पे याद रखना है, क्वांटाइजेशन, एडिटिव प्रॉपर्टी और कंजर्वेशन। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से याद करना है। मे बी बुक में प्रॉपर्टीज़ के नाम पे ना हो, पर ये ज़रूर होगा। अभी वो भी आएगा। मैंने बोला ना, हो सकता है कि बुक में वो ऐसे नेम से ना हो, पर उसे अच्छे से कर लेना। हाँ बेटा, एक मिनट, 3D हो गया पूरा कंप्लीट? तो पहले कर लो फिर चले जाना। अब बेटा यहाँ नींद के लिए नहीं बिठाया मैंने, नोट कर लो। चलो बच्चों, प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन कर लें। चलो, Q1 + Q2 = 0 है, तो इसका क्या मतलब है? ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है। हाँ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और दोनों का अमाउंट इक्वल है, तभी तो ये 0 है ना। सही है ना? Q1 + Q2 = 0। इसका क्या मतलब है कि Q1 Q2 के इक्वल होगा, बट अपोजिट नेचर होगा। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। समझ गए ना बात? कोई दिक्कत है क्या?
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। A polythene piece has +7 coulomb of charge on it. अच्छा क्वेश्चन लिखना है, लो लिख लेना। It implies that Q1 is equal to Q2 in magnitude, but nature is opposite. सही है, मैग्नीट्यूड इक्वल है मतलब वैल्यू बराबर है पर नेचर उल्टा है। ठीक है, इस साल नहीं आया है, बोर्ड में आया है। इस साल इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉलीथीन पीस हैज़ +7 कूलम ऑफ चार्ज ऑन इट। ठीक है, इफ अनदर -9 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू इट देन व्हाट विल बी टोटल चार्ज ऑन इट? -2, राइट। अभी हम लोगों ने देखा चार्ज क्या होता है, एडिटिव इन नेचर। तो अगर मुझे किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज निकालना है तो दो चार्ज की बात हो रही है ना। पहला चार्ज कितना दिया, +7, दूसरा कितना दिया, -9, तो -2 कूलम। ठीक है, बाय यूजिंग एडिटिव प्रॉपर्टी कि नेट चार्ज सबका जोड़ के मिलता है। क्लियर हो गया? नोट करना है, हटा दूँ? इजी था ना? ओके चलो चलो तो फिर चलते हैं तुम्हारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जहाँ भी वर्ड कंजर्वेशन आता है वहाँ पे क्या करना होता है, नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। 9th क्लास से ये तो पढ़ते आ रहे हैं। जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाए कंजर्वेशन, वहाँ पर हम क्या कहते हैं, नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सारी की सारी अमाउंट कांस्टेंट रहती है। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहता है। ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। इसका मतलब है आप चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हो ना आप चार्ज को डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। अगर मैं चार्ज क्रिएट नहीं कर सकती, डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकती, तो मैं ट्रांसफ़र कर रही होंगी। कैसे, मैं एक मतलब समझाती हूँ। देखते हैं, ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है और एज्यूम करो इसके अंदर 3 बॉल रखी हैं। लेट दी दिस बॉल इज A, B, C। मान लो मैं कह रही हूँ उसके अंदर 20 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है? 20 कूलम। यहाँ पर मेरे पास है -10 कूलम और मैं बोल रही हूँ यहाँ पर मेरे पास 36 कूलम है। ठीक है, ऐसे इमेजिनेशन में मान लिया। अब मैंने ना इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया, कुछ भी, किसी से इलेक्ट्रॉन उठाया, किसी को दे दिया, कुछ भी किया। और फिर मैंने कहा कि उस प्रोसेस के बाद ये जो 3 बॉल थी ना, एज्यूम करो मैं बोल रही हूँ उसके पास 40 कूलम चार्ज आ गया, इसके पास -2 कूलम चार्ज बचा, तो मैं बोल रही हूँ सी के पास कितना चार्ज है, बताओ। मैंने कहा चार्ज नीदर क्रिएटेड, चार्ज नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है आइसोलेटेड सिस्टम का। शायद चेक कर लेते हैं। मैंने कहा ए पे 20, -10, इस पे 36 कूलम था, कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया, इस पे 40, -2, तो इस पे क्या हुआ, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? कितना आया? नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये कौन कह रहा है? कंजर्वेशन, राइट। तो पहले इसका नेट चार्ज निकाल देते हैं। इसका नेट चार्ज कितना आएगा, तीनों को ऐड कर दूं, +10, राइट। इसका जो नेट चार्ज है वो कितना आएगा, 46 कूलम। अब नेट चार्ज कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर भी 46 ही होना चाहिए ना नेट चार्ज। देख लेते हैं एक बारी। मेरा जो नेट चार्ज है अब भी Q1 + Q2 + Q3, एडिटिव प्रॉपर्टी, नेट चार्ज जितना पहले था नेट चार्ज अब भी उतना ही होना चाहिए। तो ये मेरे पास 46 है, Q1 मेरे पास 40 है, ये मेरे पास -2 है एंड Q3 मुझे निकालना है। सही है ना? ये कितना हो जाएगा, 38। तो 46 में से 38 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 8 कूलम। तो इसके पास कितना चार्ज आएगा, 8 कूलम। समझ आ गया क्या? 8 नहीं, कितना आएगा, 8 ही, डन। तो इसके पास 8 कूलम, दैट इज व्हाट, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी।
अब देखो हुआ क्या, ध्यान से समझो मेरी बात को। क्या चार्ज क्रिएट हुआ? क्या यहाँ पर चार्ज लॉस हुआ? नहीं, चार्ज क्रिएट नहीं हुआ होगा, बस क्या हुआ होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गए होंगे, है ना, इधर उधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। दैट इज और कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी कि चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, चार्ज डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ। और चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका क्या मतलब है, जब यूनिवर्स बनी होगी तब जितना चार्ज रहा होगा, आज भी यूनिवर्स पे उतना ही चार्ज है, सही है ना। सिर्फ चार्ज का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे पहुंच जाता है, पर चार्ज ना क्रिएट हुआ है ना चार्ज डिस्ट्रॉयड हुआ है। तो जब यूनिवर्स बनी होगी तब उस पर नेट चार्ज जितना था ना, आज भी उस पर उतना ही नेट चार्ज है। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत है क्या? क्लियर हो गई ना ये प्रॉपर्टी। चलो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। An object A has charge of +2 coulomb and another object B has a charge of -5 coulomb and they are brought in contact with each other। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि मैंने इन दोनों को एक साथ कांटेक्ट मिला दिया तो इन पर फाइनल चार्ज क्या होगा। हमने क्लास में पढ़ा था इसके बारे में, नहीं, ये एक ए बॉडी है, इसके पास कितना चार्ज दिया मैंने, +2 कूलम। हाँ जी, 2 कूलम का चार्ज है ए बॉडी पर। जो मेरे पास बी बॉडी है उसके पास है -5 कूलम, दैट इज बी बॉडी। फिर मैं इन दोनों को पास में लेकर आई और इन दोनों को मैंने फिजिकली टच कर दिया है। अब बताओ ज़रा, जब फिजिकली टच होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा ना। मैंने बोला था ना कि जब हम दो बॉडी को एक दूसरे के टच में लेकर आते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। कब तक होता है, जब तक दोनों पे चार्ज इक्वल ना हो जाए। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? तो कितना हो जाएगा, नेट चार्ज कितना आएगा, -3। फिर जब आप इसे सेपरेट करोगे तो दोनों पे आधा आधा हो जाएगा, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, 1.5 कूलम, और इस पर भी कितना, वो भी नेगेटिव वाला, और इस पर भी -1.5 कूलम। सही है ना, हमने समझा था ना, जब हम दो बॉडीज़ को टच में लेकर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने लगते हैं, हायर बॉडी टू लोअर बॉडी। अब इस पर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे वहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे जहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है, और तब तक चलेंगे जब तक दोनों पे इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो जाए। तो इक्वल करने के लिए मैंने पहले इन्हें जोड़ दिया, फिर दोनों को आधा आधा बांट दिया, तो ए पर 1.5, बी पर भी 1.5, वो भी नेगेटिव। समझ गए मेरी बात? अब मुझे ये बताना है, मुझे ये बताओ किस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, किस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। मतलब इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, ये मैं पूछ रही हूँ। ए पर पहले 2 कूलम था, अब -5 हो गया, बी पे -5 था, इस पर -1.5 हुआ, तो ए ने गेन किया या लॉस किया? ए ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और बी ने लॉस। इस पे पहले -5 था, -1.5 है, मतलब इलेक्ट्रॉन अब इस पे कम हो गए, तो इधर से इलेक्ट्रॉन चले इसकी तरफ। समझ गए? तो इसने लॉस किया, इसने गेन किया। क्लियर हो गया? समझ आ गया? नहीं आया समझ में? ये कौन सी दुनिया में खो गया? समझ आ गया? नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है तो वैसे ही रहेगा, हाँ गेन करेगा। हाँ, वो भी है। हटा दूँ, नोट करना है? ठीक है, ओके, वापस लाऊं, लिख देती हूँ। इधर मेरे पास +2 कूलम था, इसके पास मेरे पास -5 कूलम था। हम इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए। तो पहले मैंने इन्हें ऐड किया है, देन इनको हमने हाफ कर दिया, ठीक है ना। तो -3 है डिवाइडेड बाई 2, -1.5 कूलम, -1.5 कूलम। आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि Q1 किसके इक्वल होगा, 2 - 5/2, ठीक है। दोनों को ऐड करना है पर विद देयर साइन। क्लियर है? जब नोट हो जाएगा तो बता देना। हटा दूँ? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
तीन प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हुई हैं, ये लास्ट वाली तीनों प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन। अब तो काफ़ी साल से ना ये प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए नहीं आ रही हैं, और पहले तो ना इसे लिखने के लिए आ जाती थी, डिफाइन क्वांटाइजेशन, व्हाट इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी, अब नहीं आती है लिखने के लिए। अब वैसे भी पेपर का लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है, बट पहले ऐसा डायरेक्टली आ जाती थी। ठीक है, अभी जो लॉजिक क्वेश्चंस कराए ना वो एक बार देख लेना, वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ चलो आगे बढ़े, बाकी मैं इसकी वर्कशीट डाल दूँगी तो उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, नीचे क्लास में के पता नहीं PDF तो मैं डालूँगी या नहीं डालूँगी, चलो देख लेंगे। चलो अब तीन प्रॉपर्टीज़ के बाद ये लास्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज़ इनवेरिएंट वेयर एज मास इज़ वेरिएंट। इसका मतलब ना बच्चों हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किया था क्या, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने 11th क्लास में देखा था कि मास चेंज नहीं होता, समझाया था ना। तो मैंने बोला था ना आपको क्यों नहीं होता, क्योंकि हम 11th क्लास में अर्थ के ऊपर काम कर रहे थे, तो हम इतनी स्पीड क्रिएट ही नहीं कर पाए थे कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो रही थी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से बहुत कम चल रहा होता है तो उसके मास में बहुत ज़्यादा चेंज आ नहीं रहा था। उसका फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था ना, कि जब कोई बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, तो उसका जो मास होगा वो क्या था, ये था फॉर्मूला। m0 क्या था, जब ये बॉडी रेस्ट पे तब इसका मास कितना है। मान लो ये 500 ग्राम का है, तो अभी ये रेस्ट पे है ना, तो दो उसका 500 ग्राम मास है वो, अपॉन में √1 माइनस v² अपॉन c²। v क्या है, जिस स्पीड से ये पेन चलेगा, c लाइट की स्पीड है। मैंने कहा था कि 11th क्लास में आपकी स्पीड बहुत कम थी, मास रेस्ट कंडीशन में, ठीक है ना, मास एट रेस्ट, जब कोई बॉडी रेस्ट पर है ना तब उसका जो मास है ये वो मास है, ठीक है ना। अब मान लो कि आप इस पेन को कितना दे दो, मान लो 330 बोल रहे हो, आपके साउंड की स्पीड कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड, सही है ना, कोई दिक्कत है, तो उतनी स्पीड की एज्यूम भी कर लो, तो भी आप देख रहे हो v c से कितना कम होगा, सही कह रही हूँ ना, c कितना है 3 × 10⁸। हम आज तक लाइट की स्पीड क्रिएट ही नहीं कर पाए हैं। अगर हम लाइट की स्पीड क्रिएट कर पाए तो साइंटिस्ट का अजम्पशन है कि हम लोग टाइम ट्रैवलिंग मशीन बना लेंगे, समझ गए। टाइम ट्रैवलिंग मशीन इस पर डिपेंड कर रही है। अब ये अर्थ पे तो हम इतनी स्पीड क्रिएट ही नहीं कर पाए हैं, हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है वो लाइट की स्पीड से बहुत ही कम है। तो अब आप सोचो इतनी छोटी सी वैल्यू को इतनी बड़ी वैल्यू से अगर आप डिवाइड करोगे तो इसे तो मैं नेगलेक्ट ही कर दूंगी ना, तो मेरे पास कितना बचेगा √1, √1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को m0 से डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क थोड़ी आएगा, तब मास रेस्ट मास के बराबर ही आएगा। इसीलिए तुम्हारे लिए 11th में मास क्या था, कांस्टेंट था। लेकिन अगर किसी तरीके से आप अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड से ज़्यादा कर दो, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तब आपका मास चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो मास होता है ना वो कांस्टेंट नहीं होता है, हमारा मास स्पीड पे डिपेंड करता है, समझ गए ना मेरी बात। तो अगर मैं इस पेन को लाइट की स्पीड से या उससे तेज़ भगाऊंगी, मतलब इसे दौड़ा दिया जाए, तो इसका मास फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिर इसका मास चेंज हो जाएगा, बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाने पे मास बढ़ेगा, समझ गए ना मेरी बात को, कोई दिक्कत है क्या। लेकिन चार्ज कांस्टेंट रहेगा। रेस्ट ये फॉर्मूला आइंस्टाइन ने निकाला था, उन्होंने बोला था कि जो हमारा रियल मास होता है ना वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर रेस्ट कंडीशन पे इसके अंदर 10 कूलम चार्ज है ना, तो आप इसे किसी भी स्पीड से चलाओ, किसी भी स्पीड से चलाओ, इसका जो चार्ज है वो 10 कूलम ही रहेगा। तो आपका जो चार्ज है ना वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होता, मास स्पीड के साथ चेंज होता है। नहीं, स्पीड से इलेक्ट्रॉन का ना ट्रांसफ़र होगा ना गेन होने वाला है, चेंज ही नहीं होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो रहा फॉर्मूला। अगर तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होगी तो मैं इसको से डिवाइड करूँगी,
हाँ हमारे पास, हाँ उसके अलावा कोई लॉजिक ही नहीं है हमारे पास। बहुत सारी चीज़ें तो फिजिक्स के हमें पता ही नहीं है भाई। हमारे लिए टाइम कांस्टेंट है ना, सही है ना, बट रियल में टाइम भी एक फ्रेम है, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। जैसे जब तुम कार में बैठते हो, हम लोगों ने पढ़ा ना 11th क्लास में, स्पीड फिक्स थोड़ी है। अगर मैं तुम्हारे साथ कार में बैठी हूँ तो मेरे लिए तुम्हारी स्पीड कितनी है, 0। लेकिन जो नीचे देख रहा है, जो कार के बाहर बैठा हुआ इंसान है, उसके लिए हमारे अंदर कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो स्पीड तो एक फ्रेम हो गया ना, वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं, कार के अंदर से देख रहे हैं, कार के बाहर से देख रहे हैं। ऐसे ही टाइम भी, तुम्हें लग रहा है टाइम कांस्टेंट है, बट एक्चुअली में टाइम कांस्टेंट नहीं है, वो भी एक फ्रेम है। समझ गए? ठीक है, चलो। तो हमारा जो चार्ज होता है ना, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। आपका जो मास है, सॉरी स्पीड, जो मेरा चार्ज है ना वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मेरा जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट मीन्स चार्ज ऑन बॉडी डज नॉट चेंज विद स्पीड। समझ गए? किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गई मेरी बात? अब इसीलिए यहाँ पर मेरे पास है चार्ज और मास में डिफरेंस। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, चार्ज 0 हो सकता है, बट मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। सही है ना? मास थोड़ी नेगेटिव होता है। मास क्या था कि कितने एटम्स से मिलकर बना है, तो एटम्स नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, इट्स नंबर, नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते। तो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मास हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ गए? चार्ज कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मास स्पीड पे डिपेंड करता है। समझ गए ना मेरी बात? नेक्स्ट, ये हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है? चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ पढ़ा है ना। अब मास देखो, मास कंजर्व्ड नहीं है अपने आप में। अब बोलोगे हमने तो पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ा है ना तुमने? मैं बताती हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल्स टू mc², पढ़ा है? एनर्जी इज इक्वल्स टू mc²। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी बॉडी से मास कम होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे सोडियम बनाना है। क्या बनाना है? सोडियम कैसे बनेगा? 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन। सही है? जब आप 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन लोगे तो सोडियम एटम बन जाएगा। तो क्या 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन का मास सोडियम के मास के बराबर होना चाहिए ना? बट रियल में ऐसा था नहीं, सोडियम का मास थोड़ा सा कम है। तो फिर साइंटिस्ट ने बोला ये मास कहाँ गया? तब हमें पता चला वो जो थोड़ा सा मास कम हुआ है ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। E इज इक्वल्स टू mc² में वो जो मास कम हुआ ना, उस मास की मल्टीप्लाई जब c² से की गई तो उतनी एनर्जी रिलीज हुई उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके एटम बनाने के लिए। सी स्पीड ऑफ लाइट। समझे मेरी बात? तो हमें पता चला जब मास किसी चीज़ का कम होता है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। तो मतलब आप मास से एनर्जी क्रिएट कर सकते हो और एनर्जी से मास। समझ गए? दैट्स वाई हम बोलते हैं मास इज नॉट कंजर्व्ड बाय इटसेल्फ, एज सम मास में कन्वर्ट इनटू एनर्जी। और इसे आप 12th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे इस पॉइंट को। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है न्यूक्लियाई का। ठीक है? नेक्स्ट डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ा ना। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे, तो वो एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। पर आप 11th क्लास में पढ़कर आए हो, दो मटेरियल बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव। तो दो मटेरियल बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इट्स ऑलवेज भी अट्रैक्टिव। बट दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है। समझ आ गया? चार्ज और मास में डिफरेंस समझ आ गया? अब हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज, तो आज मैंने चार्ज ख़त्म कर दिया। एक एक चीज़ तुम्हें अच्छे से समझा दी है। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़, उसके लॉजिक क्वेश्चंस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा मेथड ऑफ चार्जिंग। हम कितने तरीके से किसी भी बॉडी पर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। समझ गए? आज की क्लास कंप्लीट करें। आज के लिए इतना। थैंक यू।